जैसे रखें। एक हम शुरू की हुई थी हमने दवा, क्या थी, काली सल्फ और फिर कालमिया और आज के लिए इग्नेशिया है। आपकी तबीयत कैसी है? और शीरी बेगम की बैठी है, इसका मतलब है खांसी इतनी नहीं है जितनी नहीं उस दिन थी। पहले तो ये खौफ था कि यहाँ डिस्टर्ब न करें, इसलिए बेहतर हो गई है कुछ आप? किस चीज़ से? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये फायदा को भी इससे बड़ा फायदा हुआ था और 2 दिन में ज़्यादा सही पता लगा मुझे। ये एक्वानाइट का एक और पहलू सामने आया है। पहले लेक्चर्स में मैं बताता रहा हूँ वही बातें जो तमाम होम्योपैथ दुनिया के कहते हैं कि एक्वानाइट शुरू की दवा है और क्रॉनिक नहीं है, और पुरानी बीमारियों में, लंबी बीमारियों में ये बेअसर हो जाती है। लेकिन मुझे एक तजर्बा हुआ जिसके नतीजे में मैं और भी अब तजर्बे कर रहा हूँ कि एक खातून ने मुझे लिखा था कि कई साल से मुझे खाने की आम चीज़ों की एलर्जी हो गई है और इतनी तकलीफ दह चीज़ है कि रोज़मर्रा का आदमी रोटी सालन भी ना खा सके, क्या करे। आलू की भी एलर्जी, गंदम की भी एलर्जी, फलां की भी एलर्जी, और यूरोप में इसके बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं। और साथ ही उसने ये इतला भी कर दी कि मैं हर किस्म की होम्योपैथी और एलोपैथी करवा चुकी हूँ, इसलिए मतलब था कि आप मुझ ऐसी चीज़ ना रिपीट करें जो मारूफ हो इस किस्म की एलर्जीज़ के लिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे होम्योपैथ देख चुके हैं और एलोपैथिक इलाज भी करवा चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे अचानक ख्याल आया कि एक मेरा नज़रिया है, उसको मैं इस्तेमाल करके देखूं। वो नज़रिया ये था कि खौफ, जो दबा हुआ खौफ है, ये है बुनियादी वजह एलर्जीज़ की। हर किस्म की एलर्जी इशारा करती है किसी दबे हुए खौफ की तरफ। किसी मौके पर किसी एक चीज़ का खौफ पैदा हो गया है, और ये बात सोचने में एक मेरा पुराना तजुर्बा भी मददगार हुआ। मैं अचार बचपन में बहुत खाया करता था, कभी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन एक दफ़ा अचार खाया और उसकी तकलीफ हो गई, उसके बाद फिर अचार नहीं खा सकता बिल्कुल। तो जिस्म के अंदर जो मामूल के रद्द-ए-अमल हैं उनमें अचार के ख़िलाफ़ कोई कमज़ोरी नहीं थी, और एक दफ़ा जब अचार ने कब्ज़ा किया है तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर फिर हमेशा वो जो याद है ना, वो दबे हुए खौफ की तरह अंदर काम कर रही है। उसी से मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि दबे हुए खौफ हैं। फिर जब मैंने कॉमन माइट को देखा, जो हाउस होल्ड माइट कहलाती है, उसको जब उसकी तस्वीर एनलार्ज की हुई 1000 गुना ज़्यादा, तो मैं हैरान रह गया कि वो नहायत ही खौफनाक, डायनासोर से भी ज़्यादा वो हौलनाक चीज़ है। उसकी जो बनावट है उसमें अजीब किस्म के बने हुए हैं खंजर और तलवारें और नोकदार फल और बर्छियाँ, और सारी उसकी जिल्द इर्द गिर्द की किसी नहायत हौलनाक डायनासोर की याद दिलाती है। तो मैंने कहा कि इसको कोई देख ले तो जान निकल जाए डर के मारे। तो उस पर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है अंदरूनी जिस्म में बाज़ ये सलाहियतें हों कि कहीं जो चीज़ आँख से नज़र नहीं आ रही, जैसा जरासीम के ख़िलाफ़ एक तभी रद्द-ए-अमल होता है, उसकी शक्ल भी इंसानी जिस्म पहचानता है। तो कोई अंदरूनी आँख ऐसी है जो इसकी शक्ल पहचान के इससे डरा चुकी है मरीज़ों को, और फिर खौफ ने कब्ज़ा कर लिया है। ये जो शक्ल पहचानने का मजमून है, ये कतई साइंटिफिक है, इसमें कोई होम्योपैथिक थेरी या किसी थेरी का दखल नहीं है। इंसानी निज़ाम दिफा कोई जवाबी कार्रवाई कामयाबी से नहीं कर सकता जब तक एग्जैक्ट हमलावर जरासीम की मेजरमेंट, उसकी शक्ल, उसका साइज, उसकी मुकम्मल पहचान उन कारखानों तक ना पहुंचा दी जाए जहां दिफाई इंतज़ाम तैयार होगा। वो
फैगोसाइट्स वगैरह की सूरत में किसी शक्ल में जो भी दिफाई निज़ाम बनेगा ये भेजने के लिए कि इसको तुमने मारना है, जब तक बैन ही उसकी शक्ल की इत्तला न पहुंचे वो हो ही नहीं सकता। इसलिए शक्ल नापने का और पहचानने का और एक्यूरेटली उसको मेजर करने का अंदरूनी इंतज़ाम मौजूद है। और उसके लिए जो कौन से सेल्स कहलाते हैं जो हैं, नहीं लिम्फाइट से निकलते हैं, उनका नाम है, मुझे याद था, पता नहीं क्यों उधर गया ज़हन से। वो सेल हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हैं और जरासीम की मुकम्मल मेजरमेंट, उनकी शक्ल, सूरत, उनकी अदात, हर चीज़ को रिकॉर्ड करके, ये जो है ना आरएनए जो मैसेंजर सेल्स हैं उस टाइप का एक सेल है जो आता है और फिर वहाँ से मैसेज लेकर वापस पहुँचता है। वो फिर हड्डियों के गूदों में और दूसरे ग्लैंड्स में जहाँ जहाँ दिफाई सिपाही तैयार हो रहे होते हैं उनको जाके ये बताता है कि बैन ही इस शक्ल का हमला है, इतनी मिकदार में है, जिस्म के किस हिस्से में है। फिर बहुत तेज़ी के साथ जिस्म वो दिफा तैयार करना शुरू करता है। अब जो दिफाई तैयारी में वक्त लगता है वो वक्त है जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन का पीरियड है। बाज़ बीमारियों में 3 दिन कम से कम लगते हैं रिजॉल्व करने में, नमूनिया वगैरह में इससे ज़्यादा। अगर कहीं कोई निज़ाम की ख़राबी मौजूद हो तो फिर वो क्रॉनिक हो जाता है, केस पूरी तरह रिजॉल्व होता नहीं है। मगर जो रेजोल्यूशन का निज़ाम है वो ये है कि जितनी देर वो कारखाना तैयारी करेगा उतनी देर उसको मौका है खुल खेले बीमारी और पनपती रहे और मुसीबत डाली रखे। उसके रद्द अमल में बुखार पैदा होता है और बुखार जो है वो मदद करता है इस रियलाइजेशन की कि ख़तरा बढ़ रहा है, कुछ करो। जैसे वो कारखाना दिन रात काम करके वो फौजी तैयार करता है, उनकी जब वो स्ट्रीम चलती है उसकी तरफ तो वो जवाबी हमला शुरू हो जाता है। फिर दोनों सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये अजीब निज़ाम है क्योंकि एक दफ़ा जो पैदा हो गया इसका फिर बाद में काम कोई नहीं है, ये वापस जाके फिर वहाँ बैठ नहीं सकता। इसलिए ये भी मरता है, जो हमलावर जरासीम है वो भी मरते हैं और उसका नाम पीप है या टॉक्सिन्स हैं। जो भी रिलीज होती है टॉक्सिन, पीप तो अगर बाहर हो तो बाहर आ जाती है, जो अंदर पैदा हो रही है उससे सेप्टिसीमिया भी पैदा हो जाता है। लेकिन वो तो आमतौर पर जरासीम से पैदा हो रही है जब अभी पूरी रेजोल्यूशन नहीं हुआ। जब रेजोल्यूशन हो जाए तो फिर वो पीप या वो जरा गंद निकलने के लिए तभी निज़ाम जो है ना जिस्म का पसीने पेशाब वगैरह के, वो बड़ी सहूलत के साथ अमल में आ जाता है और यानी कार फरमा हो जाता है, अमल तो शुरू कर देता है। उसमें बेचैनी बीमारी का कोई हिस्सा नहीं होता। बहुत ही तसल्ली से रिलैक्स होकर जो मरीज़ को सेहत का पसीना आता है, खूल के पेशाब होता है, इजाबत होती है, वो सारी इन फौजियों की लाशों से भरी होती है और उसके बाद जिस्म को इत्मीनान नसीब हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर जब तक शक्ल पहचानी ना जाए उस वक्त तक रद्द-ए-अमल हो नहीं सकता। और शक्ल की पहचान ऐसी है जो आप अपनी बाशऊर फिरासत से कभी नहीं मालूम कर सकते, इतनी बारीकी है। अब किस तरह एग्जैक्टली एक छोटी सी चीज़ का साइज, उसके हर पर का, उसके कोने का, क्योंकि जो भी जवाबी हमलावर है उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए जो उसको एग्जैक्टली एनवेलप कर ले, उसका कुछ भी बाकी न रहने दे और उसको ढांप ले, उसकी क्रेविसेस में उतर जाए और उसको बिल्कुल बेअमल करके ख़त्म कर दे। फिर वो दोनों उसी हालत में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये वो इल्म था इस बात का जिसने ये भी
اس نظریے کو تقویت دی کہ وہ جو جن جراثیم وغیرہ سے الرجی ہے، جن کھانوں سے الرجی ہے، کھانوں میں تو فیئر ہے صرف، لیکن جو مائٹس وغیرہ کے خلاف الرجی ہے، اس میں اندر سے جسم نے پہچانا ہے، اور وہ جو پہچان ہے وہ باقاعدہ رد عمل والے حصوں میں منتقل نہیں ہو سکی صحیح طریقے پہ، خوف پیدا ہو گیا ہے۔ بس جب بھی وہ جراثیم جسم میں نظر آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں کہیں سے، وہ خوف ہے جو اس کے خلاف ایک فالس رد عمل پیدا کرتا ہے۔ اگر پہچان منتقل ہو چکی ہو فیکٹریز میں تو فالس رد عمل نہیں ہوگا، پھر وہ ان مائٹس کو ڈسٹرائے کر دے گی۔ فالس رد عمل کا کہیں کچھ مس کیریج ہوا ہے، اور خوف تو رہ گیا ہے، لیکن خوف کو جو پریسائز ایگزیکٹ مینوان نپت اللہ پیغام دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکا۔ یہ ہے میرا نظریہ الرجیز کے متعلق۔ اب میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس کو استعمال کا کیسے موقع ہے، آپ چونکہ بعد میں پھر بتا دیتا ہوں۔ ایک خاتون نے مجھے خط لکھا، کافی دیر پہلے، کئی مہینے پہلے کی بات ہے، کہ مجھے کئی سال سے الرجی ہے، جو ہر قسم کی روزمرہ کی خوراک سے الرجی ہے۔ نہ میں روٹی کھا سکوں، نہ سالن کھا سکوں، نہ آلو کھا سکوں۔ بڑی عذاب کی زندگی ہے، جو روزمرہ ہمیں عادت ہے زندگی کو سپورٹ دینے کے لیے جو خوراک کھاتے ہیں وہ میں نہیں کھا سکتی۔ اور ساتھ ہی اس نے مجھے متنبہ کیا کہ میں ہر قسم کی ایلوپیتھک اور ہر قسم کی ہومیوپیتھک استعمال کر چکی ہوں، اس لیے کوئی فوری آسانی سے نسخہ نہ دے دینا کہ یہ نسخہ کام آئے گا۔ وہ ایسے نسخے مل چکے ہیں کہ کام نہیں آئے۔ اس وقت مجھے یاد آیا اپنا یہ نظریہ جو بڑا پرانا ہے۔ میں نے کہا آج اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ اور فیئر کا چونکہ سب سے زیادہ تعلق ایکونائٹ سے ہے، جس میں آرسنک کے فیئر میں بے چینیاں ہیں، وہ الگ پہچان ہے، محض فیئر۔ تو مجھے خیال آیا کہ بے شک یہ ایکیوٹ ہے، لیکن وہ گھڑی جب ایکونائٹ ملنا چاہیے تھا اور ایکونائٹ نہیں ملا، وہ ایکونائٹ ہی کو یاد کر رہی ہوگی۔ اس لیے اس بحث میں پڑے بغیر کہ لوگ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کرونک ہے یا نہیں ہے، میں کہ میں آزماتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ یہاں اونچی طاقت میں کام کرے گا، کیونکہ جتنا اونچا اتنا گہرا پیغام دیتا ہے۔ پرانی یاد کو دوبارہ ادھیڑ کر باہر لانا یہ چھوٹی پوٹینسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو لکھ دیا کہ آپ 1,00,000 طاقت میں ایکونائٹ کھا لیں، بس ایک خوراک۔ اب 3-4 دن ہوئے مجھے خط ملا ہے، حیرت انگیز، کافی دنوں کے بعد مجھے بتایا ہے، تسلی کے بعد۔ انہوں نے کہا وہ ایک خوراک کھائی تھی، وہ دن اور آج کا دن الرجی کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ہر چیز میں اسی طرح کھا رہی ہوں، وہی استعمال کر رہی ہوں۔ اس پہ دوسرا تجربہ میں نے کیا چھیری بیگم کے اوپر، ان کی بیگم پر۔ ان کو جو کھانسی اٹھتی تھی اس سے زیادہ ان کو خوف تھا کھانسی کا۔ اس قدر چہرہ ڈرا ہوا تھا جب مجھے بتایا ہے، تو مجھے اچانک یاد آ گیا وہ تجربہ۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی الرجی کھانسی ہو اور خوف اس کو زیادہ بگاڑ رہا ہو۔ تو میں نے ان کو 1,000 طاقت میں ایکونائٹ دی۔ میرے پاس 1,00,000 تھی نہیں، ورنہ 1,00,000 ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ کا گھٹنا بھی ٹھیک ہو جاتا ساتھ ہی۔ وہ اللہ نے فضل کیا، نمایاں فرق پڑا۔ پھر فائزہ دوپہر کے کھانے پہ بہت سخت بیمار نظر آ رہی تھی۔ میں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ساری رات بے چینی، کھانسی پیچھا نہیں چھوڑتی، اور جب دورہ آتا ہے تو بس بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہی تھا نا تمہارا؟ ہاں، یہی تمہارا نقشہ تھا، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا اس کو تو چھیری بیگم والی کھانسی ہے۔ میں نے اس کو بھی ایک ایکونائٹ 1,000 دی۔ دوسرے دن ہنستی کھیلتی ہے کہ بالکل آرام سے رات گزری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی متس بن چکی ہیں جو ہماری کتابوں میں، کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایکا کر لیا ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ مستقل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے خود موقع شناسی کے ساتھ، قطع نظر اس کے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اپنا کلینکل تجربہ کریں، اور اس میں آپ کو نئی نئی چیزیں دریافت ہوں گی۔ جیسی میں اکثر
तजर्बे करता हूँ और मुझे मिलती रहती हैं चीज़ें जिनका किताबों में जिक्र भी कहीं नहीं। तो तजर्बाबाजी में सिर्फ ये एहतियात करनी है कि एक दो तजर्बों में अगर मरीज़ फ़ायदा ना उठा सके तो बेशक उसको एलोपैथिक डॉक्टर के सुपुर्द कर दें या किसी और होम्योपैथ के पास। ये कत्ल होगा अगर आप अपने हाथ में रखकर उसे तजर्बागार बनाए रखें कि नहीं दुआ ज़रूर कोई अब ठहरो अभी आएगी, ये जुल्म है जी। मैं करूँ कि जो एलर्जीज़ हैं डेफिनेटली स्ट्रेस टेंशन जब हो तो डेफिनेटली बढ़ जाती हैं। ठीक है। अस्थमा भी मसलन कई लोग हैं अच्छे भले हैं, जब स्ट्रेस हो टेंशन हो खौफ तो बढ़ जाता है ज़रूर, बिल्कुल। बल्कि स्किन की प्रॉब्लम भी तो बिल्कुल ठीक हो। हर चीज़ का एक खौफ दामनगीर है जो दबा हुआ है, कॉन्शियस माइंड का नहीं। लेकिन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, इम्यून सिस्टम जिनको आप कहते हैं, उनका ताल्लुक ही खौफों से है। वो खौफ ही से तो चलते हैं, वही चाबी है उनकी। वरना हर इंसान बीमारियों से मर जाए उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये फियर ही है जो जिसकी एक अंडर करंट चल रही है, जिसका कॉन्शियस दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं, जो ट्रिगर ऑफ करता है दिफा के निज़ाम को और उसको जब एक दफ़ा चला देता है तो फिर वो जैसा कि मैंने बयान किया है तफसील से वो हरकत में आता है। लेकिन मैं नहीं 100% वही चीज़ बनती है जिसकी ज़रूरत है। तो जहाँ खौफ हो जाए और चीज़ ना बने, इसका मतलब है कहीं मिसकैरेज हुआ है। खौफ अचानक बाज़ दफ़ा इतना गालिब आ जाता है कि स्टन हो जाता है निज़ाम, जिस तरह इंसानी दिमाग भी बाज़ दफ़ा दिफा की ताकत रखते हुए भी मुख्तल हो जाता है। तो यही हाल अंदरूनी निज़ाम का भी है। वो चीज़ें, वो खौफ जो बैठ रहे जिस्म के अंदर बैठ रहे, मेरे नज़दीक वही है जो एलर्जी पैदा करता है। तो एक तजर्बा तो किया है, लेकिन एक तजर्बा काफ़ी नहीं। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर खौफ की दवा एकोनाइट ही निकले। बसा औक़ात और भी एलर्जी की दवाएं हैं, वो भी खौफ का एलिमेंट रखती हैं अपने अंदर, खौफ का पहलू उनके अंदर शामिल होता है। इसलिए तजर्बा करना चाहिए। एक तजर्बा मैंने और किया है, कल एक फील्ड बनाई है एयाद कामिल साहब, उनको मैं वो थतलाते हैं बेचारे, बड़े ज़हीन और बहुत ही मुखलिस पैलेस्टीनियन हैं जो आजकल इटली में डॉक्टर बन रहे हैं। तो उनको मैं कई दफ़ा स्टेमोनियम दे चुका हूँ, मुख्तलिफ ताकतों में दे चुका हूँ, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो कल उनको मैंने कहा है कि 1 लाख हमें दवाई मिल जाए, हम मंगवा रहे हैं बाहर से, तो एक खुराक खाओ, क्योंकि थथलाने का तो बहुत गहरा ताल्लुक बिला वास्ता ताल्लुक खौफ से है। खौफ ना हो तो इंसान थथलाता नहीं। नज़म पढ़ने के मूड में है, नज़म पढ़ता रहे, कोई थथलाता नहीं, इसका मतलब फिजिकल बीमारी नहीं है। और जहाँ ये खौफ पैदा हुआ कि अब जवाब देते वक्त कहीं मैं थथला ना जाऊँ, वहाँ थथलाना शुरू कर देता है। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस हो उतना ज़्यादा थथलाता है। और कई लोग मेरे सामने आके कहते हैं कि हम इतना तो नहीं थथलाते थे जितना अब थथला रहे हैं और थत करके काफ़ी देर में ये बात बताते हैं तो वो खौफ तो कुछ थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए उस पर भी मैंने तजर्बा किया एकोनाइट का। और अगला मेरा ख्याल है स्टेमोनियम 1 लाख में दूंगा, क्योंकि जब इतनी तारीफ पड़ी है कहीं तो कुछ तो होगा इसका रिश्ता सताने से। लेकिन मेरे इल्म में कभी नहीं कोई मरीज शफायाब हुआ इससे। स्टेमोनियम बारहा दिया, 30 में दिया, 200 में दिया, 1000 में दिया, कभी कामयाबी नहीं हुई कि एक मरीज सताना बंद कर दे। तो इसको मैंने 1 लाख में भी करना है, मगर पहले एकोनाइट 1 लाख, फिर इंशाल्लाह ये। तो आप भी इस तरह के तजर्बे किया करें, मगर महफूज तजर्बे, बंदा ही ना मार बैठना। जिसको ये वहम हो कि मैं खाने से मोटी हो जाऊंगी, लेकिन वो इतनी दुबली पतली हस्ती हो, क्या उसको दे सकते हैं ये? आप अपनी औलाद पे बेखौफ होकर इस्तेमाल करें। ठीक है। क्यों, क्या हाल है तो मंसूरा? अच्छी हो? तुम्हारी होम्योपैथी कैसी चल रही है? माशाल्लाह है, तजर्बे हो रहे हैं दाएं बाएं। और सबूर की रिपोर्ट क्या है?
बस उसी तरह ये ठीक है अब। वो महफूज महीने में दाखिल हो गई है कि नहीं अभी तक? अभी नहीं हैं? तो अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा, कितने दिन 8 दिन तो हो गए बाकी? जी। हाँ, लेकिन वैसे इलामतें ठीक हैं लगभग से। कमर दर्द थी, मैंने उसको अल्टरनेट भी बताया था, आर्डिक का बेनाडोल और आर्डिक का ब्रानियम, ठीक है। थ्रेडनिंग। हाँ, दे रही हैं, जी, तो उसको फायदा होगा। फायदा है। पहले खुद एक डोज खानी पड़ेगी बेखौफ होने के लिए, किसको? जिसने भी अभी किसी को देना। हाँ हाँ, वो ना खाए एहतियातन, कहीं बिल्कुल ही बेखौफ ही होके ना इलाज शुरू कर दे। डॉक्टर का खौफ अच्छी बात है, वो डरते डरते कदम उठाए। बात जगहों पर खौफ जरूरी हो जाता है। वो अंग्रेजी मुहावरा सुना है नहीं आपने, जिसका तर्जुमा ये है कि वो जगह जहां फरिश्ते कदम धरते हुए डरते हैं, फूल को देखो किस बहादुरी से अंदर दाखिल हो जाता है। वो दायरे जहां फरिश्ते सहम जाते हैं अंदर कदम रखते हुए, एक फूल देखो कितना दिलेर होता है, वो बेधड़क उसमें दाखिल हो जाता है। तो इसलिए मैं डॉक्टरों को वो फूल नहीं बनाना चाहता जो बेखौफ हो चुका हो, समझे? ना ही खाना आप एहतियात करें। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? कौन कह रहा था? लाने का बताया जी, तो इसमें वो जो तंदुरा होता है वो बाल के नीचे, तो उसका काटना पड़ता है। बाद लोग कहते नहीं कटवाना, बस क्यों? फिजियोथेरेपी आजकल इलाज निकला है डॉक्टर। नहीं, थैंदा तो कटवाने सर, जी, ब्लेड से सदे में भी थैंदा था छोटे होते, डॉक्टर साहब ने ब्लेड से यूं किया तो बस ठीक हो गया। कुछ देर तक एक तरफ से धागा लटका रहा, बस वो भी मैंने नोच नाच के बाहर निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुजूर, आपका एक और तजुर्बा बरस वाला जो था ना, वो उसको ठीक हो रहा है। वो कह रही काला निशान दरमियान पड़ गया? जी। शुक्र है। तुमने तो बड़ी मायूस रिपोर्ट की थी कि जी, कुछ नहीं होगा। तो उसने फिर मुझे बताया अब मैंने कहा अच्छा फिर डॉक्टर बदल लो, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप भी ठीक थे। ठीक। तो वही देते रहे अब। वही ये एकोनाइट सीएम का दिल पे तो नहीं कुछ बुरा असर होने का इम्कान थे बालों के जिनको नो 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 वे। एकोनाइट का सीएम का कत्तन कोई भी किसी जगह नुकसान दिल या किसी और चीज पे नहीं है। एकोनाइट तो दिल का टॉनिक है और सीएम में भी टॉनिक ही का असर करेगा। आहिस्ता, लंबा और देर पा, समझे? अच्छा, अब मैं आपको काली सर पढ़ा रहा था, कुछ और था। काली सर frightened at trifles and forgets what he was going to say। ये तो आम बीमारी है, कई दफा आपने देखा, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं काली सर मैंने खा के देखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। काली सर की पक्की इनामती कोई नहीं जो इंसान खा सके। मैंने पिछले दिनों अपने ऊपर बड़े तजुर्बे किए हैं दिलचस्प, खांसी के सिलसिले में, जो कभी कभी एकदम उठती है ना। तो एक तो ये है कि उसमें तकलीफ जर्रा भी नहीं है। वो जो बेचैनी हुआ करती थी ना पहले खांसी में, अंदर खुजली और बेचैनी, अब वो नहीं रही, बिल्कुल साफ है। जो छोटा सा बलगम चिपका हुआ कभी गिरने लगे अगर, तो वो खांसी उछालता बस, और कोई वजह नहीं है। न डिस्कम्फर्ट, न बुखार, न किसी किस्म की और इलामत, जुबान भी साफ, सब कुछ ठीक है। तो ये जो तजर्बे मैं आजकल कर रहा हूँ, एक तो ये कि मैंने एक 2 महीने से विटामिन सी खानी छोड़ दी है बिल्कुल, क्योंकि विटामिन सी एक अपना असर रखती है। अगर विटामिन सी के होते हुए तजर्बे करें तो हम खुशफहमी हो सकती है कि दवा ने फ़ायदा दिया है। और विटामिन सी जिस्म को खुद बनानी चाहिए, अब वो नहीं बनाता तो ये जिस्म की बीमारी है वो भी तो ठीक होनी चाहिए, इसलिए वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। और जब मैं खाता रहता था तो अक्सर इस किस्म की खराशों वगैरह से साफ रहता था, लेकिन अगर हो जाए नज़ला फिर बड़ा सख्त होता था। तो अब उसके बावजूद एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि मुझे कोई तकलीफ़, किसी किस्म की खारिश, प्रेशर, जो खांसी का प्रेशर है बड़ा सख्त होता है, इंसान रोक रहा है, अंदर से उछल रहा है,
मुसीबत पड़ी होती है वो सब ख़त्म है। और ज़्यादातर जो इसमें मैंने इफ़ेक्टिव देखा है कई तजुर्बे करके, एक तो है क्लेमेटिस और कैक्टस दोनों मिला के, ये बहुत मुफीद है ये धांस उठने के ख़िलाफ़। मगर चीरी बेगम पे इसने असर नहीं किया था। हाँ बेलाडोना भी दी, वो भी दी थी। हाँ लेकिन ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है ना, मैंने बेलाडोना छोड़कर भी इनको इस्तेमाल करके देखा है, ये बहुत मुफीद हैं। र्यूमेक्स भी अच्छी है लेकिन खुश खांसी में, और र्यूमेक्स की खुश खांसी जो है वो छीलने वाली और बेचैन करने वाली होती है। इस किस्म की खांसी जो मैंने बयान की है इसमें र्यूमेक्स का कोई दखल नहीं है। फास्फोरस कोई फ़ायदा नहीं देगी, रस्टॉक्स नहीं देगी, क्योंकि रस्टॉक्स में वो खारिश की बेचैनी होनी ज़रूरी है। मगर क्लेमेटिस और ये क्या, हाँ कैक्टस, क्लेमेटिस और कैक्टस, ये कम्बिनेशन अच्छा है उसमें। लेकिन काली सर्फ को मैंने चंद दिन इस्तेमाल किया, क्योंकि काली सर्फ में भी ये अलामतें थीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज एक और दवा मैंने निकाली है जो चीरी बेगम टाइप की लड़कियों के लिए खांसी में मुफीद हो सकती है, और वो है ऐसी लड़कियां जो खौफ की अंदाज़ से हिस्टेरिकल होने की टेंडेंसी रखती हों, जिनमें एक दफ़ा खांसी छिड़े खुजली दूर करने के लिए तो करती चली जाए यहाँ तक कि गौता पड़ जाए। ये टिपिकल इलामत इग्नेशिया की है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आजकल चूँकि खांसियों का दौर है, इसके बाद मैं आपको इग्नेशिया पढ़ाऊँ। इग्नेशिया भी उन दवाओं में से है जिसका बहुत वसी फ़ायदा है, लेकिन बहुत महदूद इस्तेमाल में आती है। यहाँ तक कि अक्सर इसके जो फ़वाइद हैं वो अक्सर होम्योपैथ से नज़रअंदाज रहते हैं। मेरे इल्म में कोई होम्योपैथ नहीं आया जिसने इग्नेशिया को इसके वसी असरात में इस्तेमाल किया हो। गम इग्नेशिया, इग्नेशिया गम और हिचकी, और ये तीन चीज़ें हैं जिनका बंधन हुआ है। इनसे हट के कोई होम्योपैथ सोचने की तकलीफ ही गवारा नहीं करता। इसलिए अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप समझेंगे कि कितनी अहम दवा है जिसको हम नज़रअंदाज किए बैठे हैं। अभी हम सुन लो पहले जी। बुखार के बाद खांसी बलगमी सी हो जाती है और बलगम हो जाती है, उसमें काली सर्फ में बहुत फायदा है। उसमें होगा, ठीक है, उसमें इम्कान है। मगर ये जो हटी हुई खांसियाँ हैं ना जो आम दस्तूर से, ख़ासतौर पर आजकल की जो नज़लाती बीमारियाँ फैली हुई हैं, इसके मतलब तो सारा चोटी के जो इदारे हैं वो वार्निंग्स दे रहे हैं कि इस दफ़ा फ्लू का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मुतरब्बे करते हैं कि ये बार बार आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा और कई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा करेगा। अभी भी आ रहा है, और इसमें फ्लू में ये बात है कि अपनी शक्ल बदल देता है। हर अगली जो इसकी नस्ल है जरासीम की या वायरस की, वो इवॉल्व होकर आती है। और कहते हैं कि ज़िंदगी में एवोल्यूशन की तेज़ तरीन मिसाल फ्लू के वायरस में मिलती है। आज कुछ शक्ल कुछ और, उसका नाम एवोल्यूशन उन्होंने गलत रखा हुआ है। ये एवोल्यूशन नहीं है दरअसल, बल्कि ये म्यूटेशंस की किस्में हैं। और ये नहीं है कि आज का फ्लू इवॉल्व होकर 100 साल फ्लू पहले के फ्लू से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, कभी ये म्यूटेट हो गया, कभी वो म्यूटेट हो गया। और म्यूटेशन पर मौसम का असर पड़ता है। ख़ास किस्म के मौसम ख़ास किस्म की म्यूटेशंस को प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। म्यूटेशंस उस तब्दीली को कहते हैं जो तदरीजी तब्दीली माहौल के असर से ना हुई हो, ज़रूरत के नतीजे में ना हुई हो, बल्कि अचानक वो जो जीन्स हैं उनसे एक और कैरेक्टर फूट कर अगली नस्ल को एक नया रंग दे दे किसी किस्म का। इसको कहते हैं म्यूटेशंस। और जो एवोल्यूशनिस्ट हैं बहुत ज़्यादा बिना करते हैं म्यूटेशंस पर, जहाँ कुछ भी वजह जवाब पेश न कर सकें, म्यूटेशन क्या कि छुट्टी कर जाते हैं।
हर चीज़ म्यूटेशन से हो गई। लेकिन इसके ऊपर मैंने काफ़ी तबसरा लिखा है, किया है अपनी आइंदा आने वाली किताब में, और इस हिस्से में फौजिया शाह ने मुझे मदद दी थी टाइप वगैरह करने में, और फौजिया को अंदाज़ा है इंशाल्लाह उसको मैंने बहुत इम्प्रूव कर लिया अब पहले से, रेफरेंसेस दे के सारे। पहले रेफरेंस इतने नहीं थे, एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन थी, अब बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों के हवाले के रेफरेंसेस उनकी किताबों से, और उसको मैंने साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल बना दिया है। उसमें आपको पता चलेगा कि ये सब इनकी गप्पें हैं। म्यूटेशन के ज़रिए एवोल्यूशन का मसला हल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तफसील वहाँ आपको मिल जाएगी। इस वक्त आपको मैं नेट्रम सल्फ की, काली सल्फ की तरफ वापस लाता हूँ। impatient and impetuous cannot make up his mind। बेसब्रा होता है, जल्दबाज होता है, फैसला करने की ताकत नहीं होती, लफ्ज़ राइटिंग में इधर से उधर कर देता है, जिस तरह मैं भी करता हूँ। लिखते वक्त दोबारा पढ़ता हूँ तो पता लगा कि इस लफ्ज़ की बजाय दूसरा लफ्ज़ लिख गया था, या यहाँ की बजाय आगे रख दिया था। ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, ये भी मुझ पर अप्लाई, इसकी तो हर बीमारी आप में से हर एक पर किसी न किसी वक्त अप्लाई करेगी काली सल्फ। और कोई इंसानी तजर्बा ऐसा नहीं है जिसका इसमें जिक्र ना मिलता हो, स्वाय प्रेगनेंसी के, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए काली सल्फ को पढ़ें तो एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं, इसको एक तरफ रख दें। जब कोई और इलाज ना मिले तो तुक के तौर पर काली सल्फ इस्तेमाल कर लें, जैसा कि इन्होंने की थी मंसूरा ने, और यहाँ इनकी तुक चल गई। ठीक है, और ये ठीक है। इसकी ये पहचान जो अमूमन बुखारों के बाद जर्द रंग की बलगम निकलती है, उसमें काली सल्फ, मेरा भी तजर्बा है, वो मुफीद है। ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, the vertigo is a prominent feature in the evening in a warm room aggravated after eating। रात को खाने के बाद जो बाज़ फलों को चक्कर आते हैं, अगर कमरा गर्म हो, उसमें नेट्रम सल्फ मुफीद है। काली सल्फ, वही बात, नेट्रम सल्फ वाली बीमारी है इसलिए नेट्रम को भूल गया। बॉइलिंग सेंसेशन इन द हेड एंड कोल्डनेस एट वर्टेक्स, ये बॉइलिंग सेंसेशन भी बाज़ लोग बयान करते हैं, कोई ऐसी ख़ास पहचान वाली अलामत नहीं है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरहेड, मच डैंड्रफ, अब डैंड्रफ तो आम है, वो हेड एंड शोल्डर्स के साथ देखे होंगे आपने कितने निकलते हैं, बहुत कसरत से है डैंड्रफ। हेयर फॉल्स आउट, अब हर एक कहेगा कि ये मेरी बीमारी है बाल गिरने की। कटारल हेडेक्स, गैस्ट्रिक हेडेक्स, क्या चीज़ रह गई बाकी है। हेडेक अक्सर या कटारल होती हैं, गैस्ट्रिक होती हैं, और क्रैक्ड लिप्स, इसके बाद होना चाहिए था क्रैक्ड ब्रेन्स, इंफॉर्मेशन ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड विद स्वेलिंग, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, हैं? हाँ, इसके बिल्कुल, हाँ, इसकी स्वेलिंग हो और इंफॉर्मेशन हो। इसका एक अजीब तजर्बा ये लिखा गया है कि इट क्योर्ड ए वॉट ऑन द लिप। आमतौर पर होंठ पर वॉट नहीं होता, लेकिन कैंट कहता है कि एक ऐसा मरीज जिसके होंठ पर वॉट था, उसको काली सल्फ ने क्योर कर दिया, लेकिन पोटेंसी नहीं लिखी, इसलिए कई पोटेंसियाँ ट्राई करनी पड़ेंगी। And will cure epithelioma when the symptoms agree। When the symptoms agree जो है ना, कि जब इलामतें मिल जाएं, यहाँ से सब छुट्टी हो जाती है। और कहे कि कुछ नहीं हुआ, कि सिम्टम्स नहीं एग्री कर रहे होंगे, और इस दवा की सिम्टम्स एग्री करना कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए वो एपिथेलियोमा बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, उसमें अगर और दवाएं काम ना करें तो इसको देना चाहिए। Apathy in the mouth, dryness of mouth and bleeding gums, taste insipid, putrid, sour, sweetish, wanting। लो जी, कोई जगह छोड़ी है?
हर किस्म का टेस्ट है. कोटेड येलो स्लाइमी टंग मोस्टली एट द बेस. ये स्लाइमी येलो एट द बेस ये बहुत बीमारियों में पाई जाती है, इसलिए ये भी कोई इसकी खास पहचान नहीं है. ड्राइनेस एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट, फ्रीक्वेंट हॉकिंग ऑफ म्यूकस, ये भी हर खांसी में मिलता है इल्ला माशाअल्लाह. ड्राइनेस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट, फ्रीक्वेंट हॉकिंग ऑफ म्यूकस करके हेमिंग करके उसको बाहर निकालना. द टॉन्सिल्स मच स्वोलन, swallowing difficult. टॉन्सिल्स स्वोलन, swallowing difficult, ये हर बीमारी में होता है. जब टॉन्सिल्स फूले हों तो swallowing difficult नहीं होती, क्यों डॉक्टर साहब? होती है ना. वो कौन सी दवा है जिसमें swallowing ही आराम देती है और swallow ना करना डिफिकल्ट है? बैप्टिशिया. हैं? बैप्टिशिया. नहीं, बिल्कुल नहीं. बेलाटोन. नहीं. कोई बताए. इग्नेशिया. इग्नेशिया एक ऐसी दवा है जिसमें जब तक आदमी कुछ खाता रहे, प्रेशर पड़े, निगलता रहे, दर्द को आराम रहता है. जहां छोड़ा वहां गला दर्द से भर जाता है. इसीलिए इग्नेशिया का मरीज सॉलिड फूड पसंद करता है इस दौरान, क्योंकि जो चीज़ गले में प्रेस करके गुजरे, टॉन्सिल्स को दबा के निकले, उससे उसको फायदा पहुंचता है. एवर्शन टू एग्स, टू ब्रेड, टू मीट, टू फूड, टू हॉट ड्रिंक्स एंड वार्म फूड. ये उसी लड़की का केस है जिसको मैंने एकोनाइट 1 लाख में दिया था. और मेरा ख्याल है कि तजर्बा करके देखें, जर्मनी में आम बीमारी है एवर्शन टू एग. जैसा ये एवर्शन है, नॉट एलर्जी. एलर्जी ये और चीज़ है. आई एम सॉरी. अगर दिल ना चाहे अंडे खाने को या डबल रोटी खाने को या गोश्त खाने को, यानी दो सब को, और हॉट ड्रिंक्स को और वार्म फूड को, यानी सिर्फ आइसक्रीम बाकी रह गई है, बाकी सबसे एवर्शन हो जाए. पेन इन स्टमक आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बर्निंग, क्रैम्पिंग. खाने या पीने के बाद मैदे में दर्द और जलन और क्रैम्पिंग, यूं बल खाता है जिस तरह बल पड़ते हैं. वॉमिटिंग बाइल, फूड, म्यूकस, सार थिंग्स. इसका मतलब है बाइल में आ गया कड़वाहट, और फूड तो है ही जिसको जो भी उसका मजा होगा, म्यूकस भी आएगी और खट्टा बाकी रहा क्या. डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, ड्रॉप्सी इन लार्ज लिवर. खाने के बाद पेट फूल जाना हवा से, ये तो इंग्लिस्तान में तो बहुत ही बीमारी है ये. और ड्रॉप्सी वो वर्म, फुलफुली वर्म जिसमें हवा या पानी पड़ जाए, अक्सर पानी वाली वर्म को ड्रॉप्सी कहते हैं, जिगर की खराबी से होती है. और एनलार्ज्ड लिवर, लिवर का ताल्लुक है ही इसके साथ. ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैचुलेंस, जिसको नफख कहते हैं ना उर्दू में. बाज़ दफ़ा हवा पैदा हो रही है, कुछ मुंह से निकल रही है, कुछ दूसरे रास्तों से खारिज हो रही है, लेकिन जब इस किस्म का जफा बन जाए कि दोनों तरफें जकड़ी जाएं और पेट फूलता रहे और तनाव का एहसास बढ़ता जाए, यहाँ तक कि शदीद बेचैनी हो जाती है, बिल्कुल एक जर्रा भी, बुलबुला भी हवा का नहीं निकलता. इस बीमारी का नाम है ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैचुलेंस. वो हवा जो पेट में कैद हो जाए और निकलने की राह ना पाए. पेन इन द एब्डोमेन इन द नाइट, रात के वक्त दर्द. अब ये भी तो बहुत बीमारियों में है. अक्सर मरीजों को दिन की वजह रात को ही दर्द शुरू होती है. सोरनेस इन एब्डोमेन एंड इन द लिवर, ये भी कॉमन है. कॉन्स्टिपेशन, सोरनेस से मुराद है दुखन का एहसास, एब्डोमेन पेट में. मैं इसलिए तर्जुमे कर रहा हूँ कि लाहौर से मैंने बताया था ना आपको खत, जैसे कि आप अंग्रेजी लफ्ज़ बोल देते हैं, और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे
जिनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, तो उनकी खातिर कोशिश करें कि साथ साथ तर्जुमा हो सके। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन दैट इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कहते हैं ज़िद्दी को, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, ये है जो कुछ दायरा महदूद करता है, मगर और भी बहुत सी दवाएं हैं जिनमें कब्ज़ की ऑल्टरनेशन असहाल के साथ है। उनमें एक नुमायां दवा मैंने शुरू में आपको पढ़ाई थी, किसी को याद है? हैं? और एपोसाइनम, एपोसाइनम में ये बहुत नुमायां है। कॉन्स्टिपेशन दैट इज वेरी ऑब्स्टिनेट ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, ये भी आम बीमारी है। बाद लोगों को पुराना डायरिया लग जाता है, वो अलग से होम्योपैथी से बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। अभी चंद दिनों में किसी ने मुझे लिखा था, मैंने दवा भेजी तो है लेकिन अभी जवाब नहीं आया। हेमरेज फ्रॉम द एनस, मकद से खून का बहना, हेमोरॉइड्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, लार्ज एंड ब्लीडिंग, वो जो मस्से हैं बवासीर के, उनको हेमोरॉइड्स कहते हैं। वो बड़े हों, बैरूनी भी हों और अंदर की तरफ भी हों, और उनमें खून, जरियान खून का रुझान भी हो, खून बहने का। टेनेस्मस आफ्टर स्टूल, ये एक बीमारी है जो और भी बाज़ दवाओं में नुमाया है। टेनेस्मस आफ्टर स्टूल, इजाबत के बाद फिर पेट में बल पड़ना, समझे? और इस किस्म का के बल और किन दवाओं में पाए जाते हैं डॉक्टर रशीद साहब? मरकौर में फ़र्क यह है कि इजाबत के दौरान भी बल पड़ता है, बाद में भी पड़ता है, लेकिन हटता नहीं इजाबत के बाद। एक दो और दवाएं ऐसी हैं जिनमें पेशाब के बाद पेट में बल पड़ता है, और एक दो और अजीब सी ऐसी हरकतें हैं जो पेट में बल डालने वाली। हंसते हुए बल पड़ना और चीज़ है, ये बल और है। ये बहुत जकड़ा जाता है पेट अचानक और तकलीफ दे है, तो इसके लिए याद रखना चाहिए। मुझे वो याद नहीं आ रही इस वक्त दवा, नहीं, लगभग और दवा थी जिसमें इसी तरह इजाबत के बाद फिर बल पड़ जाता है। पिछले एक दो महीने में जो दवाएं पढ़ाई हैं उनके अंदर ही है कोई। अच्छा, इचिंग वायलेंट, ये नोट किया आपने? खारिश बहुत सख्त होती है। जो स्टूल्स हैं एक्सकोरिएटिंग, ब्लैक, थिन एंड ऑफेंसिव, ये पतले, स्याही माइल, छीलने वाले और ऑफेंसिव, सख्त बदबूदार, जो बदबू धक्का देती है। बदबू तो होती है लेकिन कुछ रूटीन की बू है, बू लगती तो बुरी है लेकिन इंसान इतना ज़्यादा महसूस नहीं करता, मगर बाज़ बदबू ऐसी हैं जो धक्का देती हैं पीछे की तरफ। इसकी बदबू बड़ी सख्त है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज एंड स्टिचिंग पेन्स, गुर्दों के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन और दर्द ऐसे जैसे टांका भरे कोई। गोनोरिया इन द एडवांस स्टेज, पेशाब एल्ब्यूमिनस होता है, इसमें क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी एल्ब्यूमिन भी आएगी। The urine burns and is cloudy, high colored, copious, scanty, offensive, with red and purulent sediment, copious, viscid, mucus in the urine. सब कुछ है इसमें, तो याद रखने की जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है। आगे मर्दाना नाताकती और मुतलका बीमारियां, मर्दों के लिए एक मुफीद दवा बताई गई है।
ऐसी औरतें जिनको एबॉर्शन की टेंडेंसी हो, रुझान हो, उनका रुझान दूर करने के मुतालिक भी इस दवा का मशवरा दिया गया है। इसलिए एबॉर्शन रोकने के लिए नहीं, बल्कि एबॉर्शन की टेंडेंसी यानी उसके रुझान को रोकने के लिए अगर ये दवा दी जाए कुछ अर्सा, तो बाज़ डॉक्टरों का ख्याल है कि ये उसमें उम्मीद होगी। तो हैबिचुअली जो औरतें एबॉर्ट करती हैं उन पर ट्राई करनी चाहिए। ल्यूकोरिया ऑफ ऑल सॉर्ट्स, प्रोलैप्सिस ऑफ द यूट्रस। प्रोलैप्सिस जगह से टल जाने को कहते हैं, ढलक जाना, अपनी जगह से टल जाना और ढलक जाना। क्योंकि प्रोलैप्स तो यहाँ भी होता है, कमर में भी, मनकों का, वो जगह से हटती है तो उसको प्रोलैप्सिस कहते हैं ना, नीचे तो नहीं उतरती। ये प्रोलैप्स आमतौर पर हुजूर वो जो झिल्ली है अंदर का जो हिस्सा है वो ढीला हो जाता है, लेकिन वो हर्निएशन है जो हुजूर फरमाते हैं ना, किसी जगह से अपनी जगह से दूर निकल जाना। नहीं, हमने जो आमतौर पर देखा है, कमर की तकलीफ में एक तरफ के मसल का जो बैंड है वो ज़्यादा टेंस हो जाता है और एक तरफ का नॉर्मल रहता है या ढीला हो जाता है। तो जिस तरफ टेंस है वो खींच लेता है उस तरफ, और फिर वो असाब के ऊपर हड्डी का दबाव पड़ता है। इससे अमूमन प्रोलैप्सिस डिस्क का जो हिलना है, इसको प्रोलैप्सिस कहते हैं। डिस्क प्रोलैप्स्ड हैं? प्रोलैप्स्ड डिस्क हाँ, जी कहते हैं अपनी ना? जगह, जी। तो उसमें गिरती तो नहीं है, वो चलती है जगह से। ये आम तो हुजूर जो चूँकि नरम है ना ये उज़्व, इसलिए उसको ढलक जाता कहते हैं। वो अलग बात है, जी। ढलकता होगा, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा। ठीक, मैं प्रोलैप्स का बता रहा हूँ कि हड्डियाँ तो नरम नहीं होती, नहीं, मन के तो सख्त होते हैं। ठीक। उनका जो फिनोमिनन मैंने बताया है कि आमतौर पर हम सब बोझ उठाते रहते, कुछ नहीं होता। अगर किसी वजह से जो मसल्स का बैंड दोनों तरफ चल रहा है, वो जिम्मेदार है रीढ़ के मनकों को अपनी जगह पर रखने और एक दूसरे से उसका फासला कायम रखने पर। उस बैंड में अगर वैसे खराबी हो जाए तो वो पूरा ढलक के नीचे बैठ जाता है और बड़ी सख्त तकलीफ होती है, जिसको ऑपरेशन के जरिए ठीक करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आर्जी तौर पर या मुस्तकिल ऐसी बीमारी से जिससे मसल्स के बैंड्स में तवाज़ुन ना रहे ताकत में, एक तरफ या ठीक है तो दूसरी तरफ ढीली हो गई है, एक दूसरी नॉर्मल है तो इधर टेंस हो गई है, तो वो जब खींचती है अपनी तरफ तो वो मसल्स, वो जो मनका है वो अपनी जगह से हटता है। जब वो सिरकता है तो फिर एक तरफ ढलक भी जाता है, साथ उसका दबाव उन आसाब पर पड़ना शुरू हो जाता है जिनसे पहले वो करीब तो था लेकिन उसको दबा नहीं रहा था। तो इसको भी प्रोलैप्स ऑफ डिस्क कहते हैं, ठीक है ना? तो ये जो प्रोलैप्स है ये यूट्रस से ताल्लुक़ रखता है। कटार ऑफ द एयर पैसेज विथ थिक ग्रीनिश येलो और वाइट म्यूकस। अब सारी म्यूकस आ गई इसमें। ड्राइनेस इन द लैरिंग्स, ये जो हिस्सा है गले का जिसके अंदर अमूमन खांसियाँ उठती हैं, इसको लैरिंग्स कहते हैं। इसमें इसका ताल्लुक दो किस्म की नालियाँ हैं। एक वो हैं जो फेफड़ों से ताल्लुक़ रखती हैं, जो फेफड़ों में जाती हैं, उनको लैरिंग्स कहते हैं, और जो मैदे की तरफ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स। हाँ, अच्छा अभी है वक्त से। Thick greenish yellow, dryness in the larynx, rawness in the larynx, soreness and roughness. Almost constant scraping in the larynx, aggravated after eating. तकरीबन मुसलसल चल सुचल स्क्रैपिंग का एहसास जैसे कुछ छील रहा है, और ख़ास तौर पर खाने के बाद और रात को बिस्तर में बढ़ जाए। इसीलिए मैंने काली सल्फ भी आपको कहा था, खाई थी तो फर्क नहीं पड़ा शायद। तो छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, इसलिए कि फायदा कोई नहीं था। आपके नुस्खे खा रही थी तो छोड़ो, तो कहा था ना छोड़ दो। हैं? आपके नुस्खे से पहले खा रही थी मैं खुद। काली सल्फ, जी वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। मैंने जो आपको मना किया था कि छोड़ दो,
اس لیے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا اور فائدہ کوئی ہو نہیں رہا تھا. نقشہ بالکل یہی ہے. اس لیے جس نے یہ باتیں لکھی ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے باقی سمٹم نہیں ملتی تھی. یہ بڑا اچھا بہانہ ہے. وہ سانپ والا واقعہ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے, وہ جو بڑھاپے کا علاج تھا, ایک اشتہار, ایک کتاب چھوٹی سی شائع ہوئی اشتہار کی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا مصنف جو ہے وہ سال تک برما کے جنگلوں میں پھرتا رہا ہے کسی پہنچے ہوئے درویش کی تلاش میں. وہ درویش مل گیا, اس کی 12 سال خدمت کی, ریٹائرڈ صوبے دار تھا آرمی کا یہ, اور اس کے نتیجے میں آخر جب اس نے مجھے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے, تو میں نے کہا بڑھاپے کا علاج بتا دے اور کچھ نہیں, کیونکہ اس عرصے میں بوڑھا بھی تو ہو چکا تھا. تو اس نے کہا کہ بہت آسان علاج ہے, مگر نہ یقینی علاج ہے مگر کچھ مشکل ہے. علاج یہ تھا کہ مثلا 1 من تیل بڑے کڑاہے میں ڈالو, اس میں 1 پاؤ سنکھیا ڈال دو اور اس کو ابالنا شروع کرو اس میں, مگر آگ 1 لمحے کے لیے بھی نہ بجھے. جب تک وہ تیل خشک نہیں ہو جاتا اس وقت تک جاری رکھو. لیکن اس دوران شروع ہی میں ایک کالا ناگ پکڑو اور اس کو زندہ اس میں دھکیل دو اس کے اندر. پھر جو موجون بنے گی عجیب و غریب سی, کہتا ہے کہ جتنی مرضی عمر ہو وہ دیکھتے دیکھتے بال کالے, نئے دانت, یہ وہ جوانی عود کرائے گی. ہمارے ایک بہت ہی زندہ دل معلم ہوا کرتے تھے جو بھیلوں میں سے آئے تھے یا اس قسم کی قوموں سے, مگر بڑے انٹیلیجنٹ, اور ایف اے پاس کیا تھا انہوں نے, غالباً BA بھی کر لیا تھا. تو تعلیم یافتہ چونکہ ہو گئے تھے, وہاں احمدیت سے رابطہ ہوا, بڑے مخلص احمدی بن گئے, اور وقف جدید کے 9 کوٹ کے علاقے میں وہ انسپیکٹر یا مبلغ بنے ہوئے تھے. جب ان کے ہاتھ یہ کتاب آئی, کتاب ان کے ہاتھ نہیں, ایک اور بڈھے کے ہاتھ آ گئی, اور یہ چونکہ سانپوں کو قابو کرنے میں مشہور تھے, ہومیوپیتھک دوائیں بھی دیتے تھے اور دم بھی کرایا ہوا تھا, سانپ پکڑ لیتے تھے. تو چند بڈھوں کا وفد, کچھ جن کے رنگی ہوئی داڑیاں اور بارڈر بال باقی تھے, کھانستے برے حال, سوٹے پکڑے ہوئے, ایک پورا وفد آیا اور نے کہا کہ خدمت خلق کا آپ کو بہت شوق ہے, یہ موقع بہت اچھا ہے, یہ کتاب ہے, یہ پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا بناؤ پھر, مجھے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, سانپ والا قصہ ہے, سانپ آپ نے پکڑنا ہے, اور چونکہ ہمارے ہاں اختلافات بہت ہیں, پیسے کا بھی اعتبار نہیں ہر ایک کا, آپ پر ہمیں اعتبار ہے, پیسہ ہم دیں گے, آپ دبا بنائیں. اب یہ رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ میں سنا رہا ہوں, اس میں کوئی سنایا قصہ نہیں. وہ میں ایک دفعہ دورے پہ جب آ گیا تو اس وقت وہ اس نے مجھے سنایا واقعہ, عجیب لطیفہ تھا. یہ مان گیا, اور بہت پیسے اکٹھے ہوئے, سارے بڈھے اکٹھے ہو گئے ارد گرد کے, دور دور جس کو خبر ملی وڈیروں کو جن کو شوق ہوتا ہے جوان بننے کا, وہ انہوں نے پیسہ ڈال دیا, پیسے کی کوئی کمی نہیں رہی. اور تیل آیا 1 من, بہت بڑا کڑھا تیار کروایا گیا, اور اس میں باقاعدہ سنکھیا 1 پاؤ ڈالا گیا, اور پھر سانپ کی انہوں نے تلاش کی, انہوں نے پکڑ لیا سانپ. بہت ماہر تھا یہ سانپ پکڑنے میں. تو سانپ پکڑ کے اب وہ تماشائی بڈھے سارے دیکھ رہے تھے, اب سانپ اندر جائے گا. تو گرمی سے سانپ بڑا طاقتور, ناگ بڑا طاقتور ہوتا ہے, وہ جب یوں کرتا تھا تو وہ پھسلتا تھا, یوں پیچھے ہٹ جاتا تھا. تو 1-2 دفعہ کوشش کی تو وہ نکل گیا ہاتھ سے. بڈھے بیچارے کوئی دروازوں سے ٹکرائے, کوئی دیواروں سے ٹکرائے, کوئی اونچی جگہ چھوٹے. کہتا بہت ہنگامہ ہوا. تو کہتا آخر میں نے سانپ پکڑ ہی لیا, اور پکڑ کے اس کو پھر نزدیک سے لا کے اپنے میں نے ہاتھ کی گرمی برداشت کی, لیکن اس کا سر ایک دفعہ جب اندر کر دیا تو پھر وہ بے حس ہو گیا. پھر میں نے اس کو دھکیل دیا اندر. 1 مہینہ تک وہ آگ جلتی رہی,
क्योंकि उसके लिए खास था कि बहुत तेज आंच भी नहीं जलानी, थोड़ी थोड़ी लकड़ियां हल्की हल्की जलाते रहो। और वो तैयार हो गया। देना जो देना है ना, वो बड़ा खौफनाक दिन तुलू हुआ है, क्योंकि सारे बुढ़े अपने में बर्तन प्यालियां गिलास पुरानी शीशियां किसी का कार किसी के ऊपर रोड के लगाए हुए हैं, तो अपना अपना हिस्सा लेने आ गए कि इंसाफ से बांटो सबको। खैर उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा उसका जो रेजिड्यू था वो डाल दिया और तरीके इस्तेमाल था कि दूध के साथ एक जो चने बराबर दिन में 3 दफा खाओ। जो अगला वाक्य बहुत नजर आ गया। कहते हैं मरी गए। जो बच्चे वो दरवाजा खटखटाए, दिन रात मेरा दरवाजा खटखटाए, बदवाएं देते थे। आते जाते थोड़ा गए, ओ निकल बात। खारिश, इतनी शदीद खारिश, आर्सेनिक से बड़ी सख्त खारिश होती है। आर्सेनिक कुछ तरह का नाम है, कहते हैं उनके सिर छीन लिया, अपने बाल में तोड़, जिल्द भी बाकी नहीं, वो रगड़े हुए कच्चे कच्चे जिस्म बाकी रह गए। और गर्मियों में सर्दियों में ऊपर कपड़ा न रखा जाए। कहते हैं जो मर गए वो तो बच गए, जो बच गए वो मारे गए। बहुत बुरा हाल हुआ। कहते फिर मैंने उनको समझाया कि मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसका एड्रेस है रावलपिंडी किसी इलाके में था वो, तो उसको हम नोटिस देते हैं, बकायदा रजिस्टर्ड खत किया कि इतने इस नुकसान के तुम जिम्मेदार हो, इतना रुपया खर्च हुआ, इतना वक्त खर्च हुआ, और ये सब कुछ हो के तुम जिम्मेदार हो। 1 रुपया में सिर्फ किताब बिकती थी, पता नहीं कितनी बेची उसने, तूने तो मरवा दिया हमें। उसका बकायदा तहरीरी जवाब आया है कि आप लोगों की बेवकूफ़ी है, आप ये बात भूल गए कि मैंने बर्मा के जंगलों के नाक की बात की थी। थर के नाक की बात की थी। सच ये है जो होम्योपैथिक में भी बड़ा दाव चलता है कि हमने तो साथ ये कहा था कि सारी सिम्टम्स मिलती हों, वो कहाँ मिले, किसी की मिले तो फिर बेचारा ठीक हो ना कोई। क्यों जी? अच्छा 2 मिनट हैं। मगर वाक्य जरूरी था बताने वाला नहीं। वो जो इजाजत के बाद पेट में दर्द रहता है, ये नुस्खा काम आएगा। यही आपका मतलब है ना? हाँ हाँ हुजूर ये जो संख्या है ये वो है आर्सेनिक संख्या। आपका इरादा है कुछ? फिर क्यों पूछ रही हैं? पेट जाना हो तो राखी पूछना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछती हैं? हुजूर अंग्रेजी में बताना पड़ेगा ना कि संख्या क्या चीज़ है? आर्सेनिक आर्सेनिक बताना पड़ेगा। जरूर इरादा है। तो खरीदने जाऊंगी तो क्या कहूँगी? अच्छा, asthma aggravated in a warm room, ameliorated in open air. दमा गर्म कमरे में बढ़े और ठंड ओपन एयर में आराम आए। रैटलिंग ब्रीदिंग, सबके होता है खर खर, साथ बलगम उखड़ती चलती रहती है मुस्तकिल। wheezing in a warm room, whistling, wheezing sound, whistling sound, ये दमे की बीमारियों की मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। सुबह की खांसी, रात को बिस्तर में, रात को शाम को, और जो जिसको कुछ आराम ठंडी हवा के झोंकों से या खुली हवा में आए। कोल्ड ड्रिंक से उस खांसी को फ़ायदा पहुंचता हो। ये कुछ करीब करीब की ऐसी बात है जो शायद आपको इसकी याद दिला दे। हैकिंग कॉफ, लूज कॉफ, पैरोक्सिनल कॉफ, रैकिंग कॉफ, रैटलिंग कॉफ, सफोकेटिंग कॉफ, कुछ नहीं छोड़ा। हर किस्म की कॉफ का ये इलाज है, लेकिन शर्त वही है कि इलामतें मिलती हों। टिकलिंग इन लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड डीप इन चेस्ट,
ट्रिकलिंग जो है यहाँ से शुरू होकर नीचे तक अंदर तक जाती है, लेकिन वार्म रूम एग्रावेट्स कॉफ, गर्म कमरा जो है बस यही एक इलामत है। गर्मी से तकलीफ जो परसिल्ला की याद दिलाता है, उसके सिवा कोई इसकी डिस्टिंक्टिव ऐसी इलामत नहीं जिसे आप पहचान सकें। एंग्जाइटी इन चेस्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग रेमेडीज इन कटार ऑफ द चेस्ट। सरप्राइजिंग जो है ना, ये ठीक है, ये अनप्लेजेंट सरप्राइज देती है। अब चेस्ट की रैटलिंग में कुछ भी नहीं होता, इसलिए या तो अभी हमें इस पे अभी हार्नेस करना है, इसको काठी डालना नहीं आया, हो सकता है मुख्तलिफ पोटेंसीज में ये मुफीद हो, तो ये तजुर्बा करके देखने। तारीफें तो आपने सुन ली हैं इसकी। और रैटलिंग द चेस्ट फ्रॉम एवरी कोल्ड चेंज इन द वेदर, अगर वेदर में कोल्ड यानी मौसम में अचानक सर्दी की तरफ मैलान बढ़े, जैसा कि अब बढ़ा है, और फिर रैटलिंग्स पैदा हों, तो उसमें काली सल्फ मुफीद बताई जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, अब कालमिया पढ़ाना है और इग्नेशिया, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं रहा, क्यों? मुट्ठी बंद। मेरा जो बेटा जो 11 साल का है नसर, उसको कुछ अरसे से ये कि चंद लुकमे लेता है खाने के और कहता है कि बस और नहीं खा सकता। ये तो लाइकोपोडियम की अलामत है। जो लाइकोपोडियम उसको कुछ वक्त से दे रही हूँ, आपने उसमें ये वार्निंग दी थी कि लाइकोपोडियम ज्यादा नहीं फीड करनी। फिर किस तरह दे रही हैं आप उसको? जो वक्तन पे वक्तन देती नहीं हूँ। नहीं, लाइकोपोडियम का केस अगर हो तो उसको रिपीट करने की बजाय उसके बाद सल्फर देनी चाहिए। सल्फर देकर फिर कैलकेरिया कार्ब, फिर लाइकोपोडियम। तो ये जो चक्कर है, ये इस किस्म की बीमारियों को जिनका ताल्लुक गहरी हड्डियों की बीमारी से या जिगर की बीमारी से या खून की बीमारियों से हो, उनमें ये बहुत मुफीद है। ये बारी बारी का जो है ना दौर, लाइकोपोडियम, सल्फर और कैलकेरिया कार्ब। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मुझे किसने रोका इतनी देर? बताएं भला, कोई पूछ सकता? लेट किसने किया आज? ना, किस चीज ने, किस शख्स ने मुझे लेट किया आज?